भारत कला भवन में कार्तिकेय की मूर्ति है। कार्तिकेय की मूर्ति देखा, बच्चे को बताया देखो बेटा गले में क्या बना हुआ है, वो ताबीज जैसा है। बेटा ये दो क्या है, ये व्याघ्रनख है, टाइगर स्नेक। अच्छा, अरे आज भी बेटा बच्चों को, छोटे बच्चों को पहनाते हैं नजर न लगे। और वो कुमार है, उसी रूप में है, इसके उनके साथ भी दिखाया गया और कृष्ण के साथ भी दिखाया गया। आपने एक प्रश्न किया था कि बाएं हाथ से गोवर्धनधारी कृष्ण, क्योंकि देखिए यही जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। क्योंकि एक बात जान लें कि भारतीय कला और संस्कृति में जो कुछ भी कहीं भी बनाया गया है, मैं अप्सरा और इरोटिक स्कल्पचर से लेकर के देवादिदेव शिव, महादेव, विष्णु की प्रतिमाओं की बात करना और एक साथ, उस सब के पीछे एक प्रतीक है, एक संकेत है और एक इसको कहा जाए कि हमारी सांस्कृतिक मोटिव है। उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि कृष्ण जैसे, कृष्ण कौन है, कृष्ण के अवतार है, गोवर्धन पर्वत उठाना उनके लिए बाएं हाथ करते हैं और बाएं हाथ में भी सबसे कमजोर उंगली उठा सकते हैं। यानी इस कमजोर उंगली को उठाना है, उनकी अपार शक्ति गोवर्धन पर्वत और इस उंगली पे उसको दिखाया जाना। आज भी आप बोल देते हैं ये काम तो मेरे बाएं हाथ करते हैं, ये वहीं से आ रहा है और इसलिए हमेशा बाएं हाथ में। तो ये ऐसी चीजों को क्या लेवल के माध्यम से भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। आपको फाइंड स्पॉट दे दिया जरूरी है, गेट दे दिया जरूरी है, प्लेस दे दिया जरूरी है, लेकिन क्या ऐसी कुछ बानगी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मूर्ति हो, चित्र जिसके सामने आप हैं, वो आप वो प्रकट हो जाए आपके, चाहे जो टेक्निकल इस समय वो है उसके माध्यम से आ जाए या लेवल के माध्यम से आ जाए, वो आनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं, भारत ये नेशनल म्यूजियम में की एक मूर्ति पेंटिंग मुझे मिली हरिहर की। हरिहर में हरिहर स्वरूप कैसे बना मालूम है, मोहिनी स्वरूप और शिव और विष्णु का एक। तो शिव और विष्णु एक हो जाते हैं, वैसे जैसे शिव शक्ति एक हो जाते हैं। उसमें उस चित्र में विष्णु दाहिने हैं, शिव बाएं हैं। अब बड़ी समस्या है कि क्या ये चित्रकार की भूल है, ऐसा वो करता है। क्योंकि जब वो परंपरा के विषय को उठाता था तो वो परंपरा के प्रति प्रतिबद्ध होकर के उसका पालन करता। करते 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 हरिवंश पुराण में वो संकेत मिल गया कि विष्णु के ब्रह्मा ऐसे स्वरूप की कल्पना करते हैं जिसमें शिव बाएं आ जाते हैं और विष्णु दाहिने आ जाते हैं। अब सोचिए कि हम एक महज एक चित्र देखते हैं, लेकिन उस चित्र को बनाने वाला कितना विज्ञ था, कितनी चीजें, कितनी बात और उस परिवर्तन, जो नवीन परिवर्तन वो देने जा रहा था, उसके पीछे उसकी कितनी बड़ी सोच थी। तो जब ऐसी बातों के साथ, चाहे कैसे एक्सप्लेन होगा, ये मुझे, मैं विज्ञानी का आदमी नहीं हूँ, अगर एक्सप्लेन करेंगे एक एक दो दो बात भी, तो हर किसी को उत्सुकता होगी जानने की। सवाल तो ये होता है ना कि एक टीचर होता है, पढ़ा के चला जाता है, एक टीचर होता है वो पढ़ाने के क्रम में उत्सुकता जगाता है, जिज्ञासा, और परिणाम होता है कि उससे अधिक क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर वो लर्निंग का प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो उत्सुकता आप कैसे बढ़ाएंगे, क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक विजिटर सेंट्रिक होना है, विजिटर फ्रेंडली होना है म्यूजियम, क्योंकि जो कुछ भी है वो विजिटर के लिए, दर्शक के लिए, और दर्शक में केवल स्कॉलर्स जाएं, रिसर्च स्कॉलर जाएं, उसमें सब जानते हैं। और देश काल और परिस्थिति के अनुसार म्यूजियम का विकास होना चाहिए। मैं म्यूजियोलॉजी का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन म्यूजियम में खूब घूमी अपने शोध के क्रम में, शोध के बाद भारतीय कला पर पुस्तकों के लेखन के क्रम में। शायद ही कोई ऐसा भारतीय संग्रहालय जहाँ मैं न गया। दो तीन बातें जरूर देखनी,
और यह बात कई भारत के सभी संग्रहालयों में कमोवेश मुझे देखने को मिली थी। प्रोविडेंस, प्राप्ति स्थल और आइडेंटिफिकेशन और स्केलेटल जस्टिस। शायद हर संग्रहालय में जरूरत है कि किसी विशिष्ट विद्वान को बुला करके, क्योंकि आप जब गलत चीज लिखेंगे, गलत कम्युनिकेट होगा, तो लिखने वाला एक लेकिन पढ़ने वाले 100, 1000, लाख हो सकते हैं, वो गलत जा रहा है। तो वो हमको आपको देखना होगा कि वो एग्जैक्टली करेक्ट, जिस पर हम सबसे कम फोकस देते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो कंटेंट है वो सही जाए, बट इट शुड बी वेरी केयरफुली ड्रॉन। उसके बाद सचमुच हमारी काशी जो है, काशी वाराणसी, वो मुक्ताकाश एक प्रकार से एक्सपीरियंस है, ओपन एयर में। आपने घाटों की चर्चा की, घाट तो है ही, घाट में केवल घाट और गंगा ही नहीं, घाट के किनारे तो पूरा भारत है। आप उसको कैसे विकसित करेंगे, एक ऐसा डायमेंशन देना कि काशी में 2 नए म्यूजियम के आयाम हो रहे हैं ओपन एयर। एक पूरी काशी, भारत की ऐसी कौन सी सांस्कृतिक परंपरा है जो काशी में नहीं है, जिसका जन्म काशी में नहीं हुआ। शैव धर्म हो, वैदिक परंपरा हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पार्श्वनाथ ने किया, सिख धर्म का अपना, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। तो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे और आने वाला केवल सार ना देख के चला जाए। और जैसा आपने कहा कि काशी का जो सबसे पुराना मंदिर है वो सारा प्रतीक्षा करता रह जाए, कर्दमेश्वर मंदिर 12वीं शती का, कि हम तो अकेले बचे हैं और मेरे पास कोई नहीं आता। उस मंदिर का मर्म और दर्द कौन समझेगा। तो उस पूरे को एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाना और ये बनाना कि आप आई विल शो यू काशी वाराणसी एज ए ओपन एयर म्यूजियम, और उसमें कुछ चीजों को ले गए और ले जाकर दिखाए। अब एक नई बात हो रही थी कि ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है उस पर वर्चुअल बनाने की जरूरत है, लेकिन बात हो रही थी, ज्ञान कृष्ण ने कहा तो कि साहब कैसे एलोरा का होगा, कैसे खजुराहो कहोगे, अब तक हम रह जाए तो म्यूजियम नहीं बन सकता। खजुराहो रहेगा, एलोरा रहेगा, कांचीपुरम रहेगा। और इसके लिए भारत सरकार की योजना जिसमें मैं जुड़ा हुआ था और माननीय जी हम लोग का पूरे साथ सहयोग कर रहे थे, पूरा कन्वीन कर रही थी, वो था म्यूजियम ऑफ इंडियन टेम्पल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो जाहिर है कि वो पूरा पिक्टोरियल और जिसको कहा जाए कि टेबल के थ्रू और माध्यमों से उसको पूरे भारत के मंदिर, उनके विकास और कैसे सांस्कृतिक अवधारणा को वो का एम्बॉडीमेंट वो है। और वो सांस्कृतिक एम्बॉडीमेंट जो है आज की संकीर्ण सोच से परे एक समावेशी इंक्लूसिव भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। सब है। कोई ऐसा मंदिर मुझे बताइए आप जो केवल शिव का है। कर्दमेश्वर मंदिर है, चलिए कंदवा, वो आप वहाँ कंदरिया महादेव मंदिर बताइए। शिवलिंग है गर्भगृह में, बाहर आपको कौन से देवता नहीं मिलेंगे। तो नॉन सेक्टरी कृष्णदेव जी से बात करूंगा कि ऑल द इंडियन टेम्पल्स आर बेसिकली इन कैरेक्टर नॉन सेक्टेरियन, क्योंकि सब देवता उपस्थित है। एक तो होगा मुख्य गर्भगृह में, एक ही होगा। तो हमको प्रोजेक्ट यह करना है, क्योंकि उसके थ्रू अगर हमें सचमुच आगे की पीढ़ी को, जो फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाना है, तो हमें यह संकेत देना होगा कि ये कैसे हमारे जो वेद का, ऋग्वेद का एकदम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तरस रूपम प्रतिरूपो, उसका ही विकास है। अद्वैत से होते हुए आते हुए यहाँ हो जाता है कि
कहने को शिव मंदिर है, गर्भगृह में शिवलिंग है, बाहर सारे देवता उपस्थित, सारे देवता देवी सभी उपस्थित हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, शुरू में बात नहीं, वो चश्मे की बात है कि अगर विदेशी चश्मा आप लगा के रखेंगे उसका पावर ठीक करना पड़ेगा। हमको भारतीय नजरिए से संग्रहालय को, ऑब्जेक्ट्स को और अपनी संस्कृति को देखना और समझना होगा, और संस्कृति की गलत व्याख्या नहीं करनी होगी। जो बात हो रही जिस पर आपने संकेत दिया, प्रधान जी ने संकेत दिया, भट्टाचार्य साहब ने संकेत दिया, नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर आप एक ही स्वर में एक ही स्वर आपको सुनाई पड़ा, भारतीय संस्कृति के सारे स्वरों का एक समवेत स्वर आप नहीं सुन पाए तो कहीं कहीं नुकसान तो आप कर देंगे, अगर आपके हाथ में सूत्र है। तो यह भारतीय संस्कृति और संग्रहालय की बात हुई। तो उसके लिए वो म्यूजियम बना के एलोरा भी वहाँ आप देख लेंगे। आप वैदिक परंपरा में क्या अवधारणा थी, मंदिर की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे गुप्त काल से शुरू होकर क्रमशः विकसित होते जाते हैं क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ मंदिर, तो पूरा वो एक्चुअली कहा जाए कि वर्चुअल म्यूजियम है। वहाँ वर्चुअल का है तब वहाँ आपका AI काम करेगा, लेकिन जो इसमें आपके सामने प्रत्यक्ष है वो नहीं करेगा। और एक और अंतिम बात कहकर मैं खत्म करूँगा कि मुझे लगता है कि जरूरत आ गई कि म्यूजियम ऑफ लिविंग सनातन परंपरा कैसे हमारे आपके बीच की हमको आपको तुलसी जी दी गई। देखिए हमारे के संस्कार में आप तुलसी मैंने नहीं कहा, मेरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा तुलसी जी, तो ये कोई बताता भी नहीं, अपने आप हो जाता है। तुलसी जी हो गई, नीम हो गई, अश्वत्थ गीता में कृष्ण कहते हैं वट वृक्षों की पूजा। तो ऐसे म्यूजियम की हम कल्पना करें जिसमें अलग अलग वृक्ष और उन वृक्षों के पारंपरिक महत्व की चर्चा हो, एक बात। उसके अलावा जो पशुओं का अंकन है, और खास करके वो पशु जो हमारे देव मूर्तियों से जुड़े हुए हैं। गणेश गजमुख हैं क्यों? बुद्धि के देवता है, और हाथी सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। सिंह मुख नरसिंह क्यों? हिरण्यकश्यप का संहार करना है, उसके लिए सिंह यानी सबसे वराह, पृथ्वी का उद्धार करना है, इसलिए विष्णु वराह। तो अब आप वो वराह स्वरूप बताएंगे, एक दो मूर्ति बताएंगे, और उसके साथ साथ उसके पीछे की जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है उसको आप जब करेंगे तो सामने वाले को रुचि आएगी। अच्छा, वराह मूर्ति और वराह यानी कि आप मानव स्वरूप में बना सकते थे, लेकिन वराह मुख किया, और वराह मुख भी नहीं किया, बाकी गुप्त शासकों ने वराह को अपना एक प्रकार से राज चिन्ह जैसा बना लिया, पावर का सदृश प्रतीक बना लिया। और भारतीय संस्कृति प्रतीकों का